हम पिछले कुछ क्लासेस से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडीज़, कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? तीसरी दुनिया का मतलब है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की वो मुल्क जो मुल्क कहीं ना कहीं शोषित रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल सिस्टम से परेशान रहे हैं, कॉलोनियलिज्म से उन्होंने बहुत सालों तक सफ़र किया है और उनके मुल्कों में कॉलोनियल सिस्टम से पॉलिटिकल तौर पे तो आज़ादी मिल गई, मगर आज भी उनके मुल्कों में कॉलोनियल जो सिस्टम है, जो नियो कॉलोनियलिज्म है, जो कॉलोनियलिज्म का एक नया स्टेज है नियो कॉलोनियलिज्म, उसके असरात अभी भी दिखते हैं। और अभी भी ये जो तीसरी दुनिया है, उनके आर्थिक जो उनके ढांचे हैं, वो अभी भी उसमें बड़े बड़े जो कंट्री हैं, जो मेजर पावर हैं, उनके अभी भी दखलंदाजी हैं। और सही मायनों में अगर देखें तो तीसरी दुनिया आज़ादी मिलने के बाद भी आज़ाद पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो अगर हम तीसरी दुनिया, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं, जो कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, अगर हम भारत के चश्मे से और तीसरी दुनिया के चश्मे से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, अगर उसको हम देखें तो हमारे पास क्या तस्वीर सामने आती है? हम कैसे तीसरी दुनिया के इंटरेस्ट को, उनके इश्यूज को ध्यान में रख के अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखें तो क्या ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये हमारे लिए लाभप्रद है? क्या हमारे इश्यूज को उठाता है? क्या हमारे सवालात को वो मंजरेआम पे रखता है? ये सारे सवाल आज के हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि मैं आप ही के सिलेबस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, उसमें एक रीडिंग्स लगी हुई है, जो रीडिंग्स है प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती की। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती, इन्होंने एक लेख जो है, एक एसेज है, एक आर्टिकल जो है, स्कॉलरली आर्टिकल है, इन्होंने इसे टीचिंग पॉलिटिक्स, जो एक जर्नल था, एक स्कॉलरली पत्रिका थी, उसमें उन्होंने लिखा था 1975 में। जर्नल का नाम था, पत्रिका का नाम था टीचिंग पॉलिटिक्स। लिखने वाले हुए प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती और लेख का नाम है, आर्टिकल का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी एंड थर्ड वर्ल्ड सेंसिटिविटी। फिर से सुन लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी एंड थर्ड वर्ल्ड सेंसिटिविटी, यानी तीसरी दुनिया के नुक्ते नज़र से, तीसरी दुनिया के दृष्टिकोण से, तीसरी दुनिया की नज़र से एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देख रहे हैं प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाया भी है और वहाँ के प्रोफेसर भी रहे हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती का लेख हम आज यहाँ पे जिक्र करेंगे। अब सबसे पहली बात, इस लेख में प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती कह रहे हैं कि अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को देखोगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखोगे, तो ये जो दुनिया के जो लोग हैं, जो तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, उनकी जो सफरिंग्स है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो इश्यूज हैं, इसके लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इरेलेवेंट है, यानी इसका कोई भी औचित्य नहीं है, यानी ये उनके लिए यूजफुल नहीं है। पहला इनका जो हाइपोथेसिस है, पहला इनका जो आर्गुमेंट है वो यही है, सिंपल आर्गुमेंट, कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये तीसरी दुनिया के सवाल को नहीं उठा पाता है,
ये तीसरी दुनिया के जो इश्यूज हैं उसके लिए प्रासंगिक नहीं है, इररिलेवेंट नहीं है। फिर उन्होंने आगे कहा कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, जो कंपैरेटिव स्टडीज में एक जो फेज था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके 1960s के आखिर तक जो फेज रहा, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच, मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं, ऑलमंड और पावेल की रीडिंग्स मैंने आपको पढ़ाई है। तो वो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मतलब जो एक दौर था, ये दौर था, उसने दावा तो बहुत किया कि ये जो अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जिसके ऑलमंड और पावेल जिसके पायनियर स्कॉलर्स थे, उन्होंने दावा तो किया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अंडर बिहेवियरल अप्रोच, अंडर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गया है, इसमें बहुत ताकत और वीगर है और मेथोडोलॉजिकली बहुत साउंड है, बहुत ही इंपेरिकली आपको कहने का मतलब है बिल्कुल सॉलिड है और एक सिस्टमिक तरीके से ये अब अध्ययन कर रहा है। इसका एरिया बहुत बढ़ गया है, ये यूरोप के बाहर के मुल्कों का भी स्टडीज कर रहा है, प्रोसेसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये पहले से किसी आइडियोलॉजी और किसी पहले के विचार से दबा हुआ नहीं, बल्कि फ्रेश स्टडी करता है, फील्ड वर्क करता है और ये बहुत ही आपको मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का और ये पॉलिटिकल साइंस का, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है और ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल मॉडल देने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल जो रियलिटी है उसको एज इट इज प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और यहाँ पे स्कॉलर जो हैं बिल्कुल सही तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे उनके बड़े बड़े क्लेम थे कि बिल्कुल इंपेरिकल है, ये घर में बैठ के कोई यहाँ स्टडी नहीं होती है, कोई आइवरी टावर में बढ़ के स्टडी नहीं होती है। लेकिन इन तमाम दावों को सुनने के बाद प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती कह रहे हैं कि लेकिन भैया बिहेवियरल वाले, तुम्हारे स्टडी में ना डेप्थ है और ना तुम्हारे स्टडी में कोई पर्सपेक्टिव है, यानी तुम्हारे स्टडी में गहराई नहीं है और तुम्हारे स्टडी में कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा इंपेरिकल हो और तुम थियोरेटिकल एस्पेक्ट को छोड़ देते हो, तुम हिस्टोरिकल अप्रोच को छोड़ देते हो और तुम क्या करते हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो तुम्हारा जो रिलेशंस है, जो पावर का रिलेशंस है, इसके बारे में तुम चुप हो जाते हो, जो क्लास का क्वेश्चन है इसके बारे में तुम चुप हो जाते हो, जो कॉलोनियल और नियो कॉलोनियलिज्म का जो रिश्ता है इसके बारे में तुम चुप हो जाते हो और तुम इस बारे में भी बात नहीं करते हो कि किस तरह से तुम्हारा जो मेथड्स है, तुम कहते हो कि यूनिवर्सल है, लेकिन तुम्हारा मेथड बहुत हद तक ये वेस्टर्न जो रियलिटीज है और वेस्टर्न वैल्यूज हैं, इसी को तुम पूरी दुनिया में यूनिवर्सल बना के पेश करने की कोशिश करो। यानी तुम भी, तुम्हारा जो अप्रोच है वो एथनोसेंट्रिक है। पूरी दुनिया में तुम जाओगे, उनके मसाइल अलग हैं, उनके कल्चर अलग हैं, उनकी सेटिंग्स अलग हैं, लेकिन तुमने क्या किया, बिहेवियरल अप्रोच ने क्या किया कि इन्होंने अपने घर में बैठ के इन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो उनकी रियलिटी को तो शायद एक्सप्लेन कर पाए और उसी रियलिटी पे उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया और उसी मॉडल से वो पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लेकिन जब ये मॉडल लेके जब तीसरी दुनिया में जब जाते हैं और इनके जो टर्म्स होते हैं वो होता है डेवलपमेंट, उनका टर्म होता है मॉडर्नाइजेशन, लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के पीछे जो उनकी पूरी की पूरी दलील यही होती है कि देखो वेस्टर्न वैल्यूज को अपनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाओ और वेस्टर्न सिस्टम को अपनाओ और उनके सारे सवालात यही होते हैं कि वेस्टर्न वैल्यूज को कैसे तीसरी दुनिया में उसको प्रमोट किया जाए, कैसे अपनाया जाए। कहने का मतलब यह है कि जो बिहेवियरल अप्रोच अपने आप को कहता था यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल नहीं था, वो वेस्टर्न वैल्यूज पे टिका हुआ था और ये अपने वैल्यूज को दूसरे पे थोपने की कोशिश करता था। और जो तीसरी दुनिया के जो सवालात थे, जैसे गरीबी का सवालात है, अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर का सवाल है, जो इनइक्वल आपका कहने का मतलब है कि क्या कहें कि जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस है जो बड़े कंट्री और छोटे कंट्री के बीच में, जो और जिस तरह से सुपर पावर्स जो थर्ड वर्ल्ड को डोमिनेट करते थे, ये भी सवाल उन लोगों ने नहीं उठाया। और स्कॉलरशिप जो होता है, स्कॉलरशिप का काम
काम होता है कि वो एक कंसर्न्ड स्कॉलरशिप हो। कंसर्न्ड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि आप स्कॉलरशिप और रिसर्च सिर्फ यूं ही नहीं कर रहे हैं कि रिसर्च करना है और किताबें लिखनी है और बिल्कुल अपने आप को बड़ा स्कॉलर करना है, या फिर जो एजेंसी आपको फंड दे रही है आप उसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आप रिसर्च करेंगे, या जिस कंट्री से आप आते हैं उसी के हितों को ध्यान रख के आप रिसर्च करेंगे। नहीं, कंसर्न्ड स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि अगर आप रिसर्च करते हैं तो जिस कंट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, जिस लोगों के बारे में आप रिसर्च करते हैं, उनकी भलाई के लिए भी आप काम करें। और अगर उनकी भलाई करते हुए कभी आपके स्वार्थ भी अगर उस पे हिट होते हैं तो आप उसके लिए भी तैयार है। अपने स्वार्थों को दरकिनार करके भी जिनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं उनके ऊपर आप उनकी भलाई के बारे में सोचें। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड जो पर्सपेक्टिव है उसने क्या किया, थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ने कंसर्न्ड स्कॉलरशिप का उन्होंने जो कंसेप्ट दिया। तो एक बार फिर मैं आपको ये बताऊं कि थर्ड वर्ल्ड जो थर्ड वर्ल्ड अप्रोच जो है वो बिहेवियरल अप्रोच को क्रिटिक कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर में डेप्थ नहीं है, आपके अंदर में पर्सपेक्टिव नहीं है, आपके अंदर में एक्शन नहीं है, आपके अंदर में रेलेवेंस नहीं है और आपके अंदर में कंसर्न्ड स्कॉलरशिप नहीं। यानी आप पढ़ाई को, रिसर्च को यूं ही एक करियर के तौर पे देख रहे हैं। आप पढ़ाई और रिसर्च को जो है उसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में, एक दुनिया को बदलने के लिए, एक सोशल चेंज करने के लिए आप इसको नहीं देख रहे हैं। तो आप इस आर्टिकल को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिफरेंट फेजेस के बारे में भी बात करेंगे। आपको मनोरंजन मोहंती के जो पहला फेज था वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था, इंस्टीट्यूशनलिज्म था, जो 1920 और 1945 के बीच चला। लेकिन इस अप्रोच में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस को और लीगल स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रखा गया। बाद में जो बिहेवियरल अप्रोच आया, जिसको बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं और मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं, वो 1950 और 1960 के बीच में बिल्कुल पूरी दुनिया पे इसका बहुत बड़ा जोर और असर रहा। और 1960 के खात्मे के बाद यानी 1970 के बाद से जो थर्ड वर्ल्ड का जो अप्रोच है वो सामने आया। और थर्ड वर्ल्ड के अप्रोच जो हैं उसका जो बेसिक चीजें हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये क्या क्या चाहता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि थर्ड वर्ल्ड अप्रोच जो है वो बिहेवियरल अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि कभी भी थियरीज को और कभी भी इंपेरिकल स्टडीज को कभी भी अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी थियरी और इंपेरिकल स्टडीज जो हैं उनके बीच में एक संबंध को दिखाना होगा। और जब आप रिसर्च करें तो आप अपनी फाइंडिंग्स को एक यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में उसके कनेक्शंस को भी दिखाएं। आप बहुत ही छोटे लेवल के स्टडी और उसका छोटा एक्सप्लेनेशन ही ना दें। जैसे कि आप लोकल एक्सप्लेनेशन लोकल फिनोमेना को देते हैं, तो अगर आप लोकल एक्सप्लेनेशन लोकल फिनोमेना को दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बड़ी रियलिटी को बताने से आप कतरा रहे हैं। इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव का यह भी कहना है कि हमें नियो कॉलोनियलिज्म को भी स्टडी करने की जरूरत है, उसके और किस तरह से जो दो सुपर पावर्स हैं वो किस तरह से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्री को डोमिनेट कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमको देखने की जरूरत है। और ये जो थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव एक डेमोक्रेटिक चेंज की भी बात करता है। थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव जो कहता है वो तीसरी दुनिया के बीच में एक यूनाइटेड फ्रंट के कायम होने की बात करता है। और थर्ड वर्ल्ड जो मतलब जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत हद तक जो इंपेरियलिज्म और अंडर डेवलपमेंट का जो रिलेशनशिप है, जिसके बारे में बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे स्कॉलर्स लाइक रॉबर्ट रोड्स ने किया या डेविड हॉरोविट्ज ने किया, इन लोगों के स्कॉलरशिप को से वो मुतासिर हैं, उनसे वो प्रभावित हैं और उनका इस्तेमाल ये इंपेरियलिज्म और अंडर डेवलपमेंट के रिश्ते को दिखाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। और खासकर जो मार्क्सिस्ट जो मैगजीन है आपको मंथली रिव्यू, उसकी भी ये लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, कि क्योंकि ये जो है इन सारे सवाल को उठाने में एक लीड रोल ले रहा है। फिर ये थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव जो क्लास के इश्यूज को उठाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के इश्यूज को उठाता है, प्रिविलेज और रिसोर्सेज किसके पास हैं सोसाइटी में, इसके बारे में भी बात करता है। और ये कह रहा है कि स्कॉलरशिप का पूरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो रूलिंग क्लास और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को ही हमेशा सर्व करे। इसको जो क्लास के भी रिलेशंस को भी बात करना चाहिए, सोसाइटी में चेंज के लिए भी बात करना चाहिए, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च को देखना चाहिए, इसको रेलेवेंट बनाना चाहिए। और इसको क्या है कि जो बड़े सवालात हैं उससे भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, अगर आप उसको थर्ड वर्ल्ड
पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके लिए? अगर अभी तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि मनोरंजन मोहंती, प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती ने 1975 में एक पेपर लिखा था, और ये पेपर जो है वो टीचिंग पॉलिटिक्स में छपा हुआ था, और इस पेपर का नाम है आपको थर्ड कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी एंड थर्ड वर्ल्ड सेंसिटिविटी। इस पेपर का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी एंड थर्ड वर्ल्ड सेंसिटिविटी। ये टीचिंग पॉलिटिक्स में उन्होंने 1975 में एक पेपर छापा था, और इसमें मनोरंजन मोहंती कह रहे हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो बिहेवियरल अप्रोच था, जो कि 1945 यानी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से और 1970 के शुरुआत से थोड़ा पहले तक यानी 1960 के आखिर तक ये अप्रोच बहुत ही डोमिनेट किया पॉलिटिकल साइंस में और स्कॉलरशिप में। लेकिन इस अप्रोच के अंदर में ये बात कही गई कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, ये काफ़ी इंपेरिकल है, ये काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है, और ये काफ़ी फील्ड वर्क में बिलीव करता है। ये स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन से दूर जाके ये पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करता है, इलेक्टोरल बिहेवियर की बात करता है, ये प्रोसेसेस में यकीन रखता है। इन तमाम बातों, इन तमाम खूबियों की जो बखान होती थी बिहेवियरल अप्रोच की, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन मोहंती कर रहे हैं कि ये बातें तो हैं, लेकिन इस अप्रोच की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इसने तीसरी दुनिया के जो सवालात हैं उसको इसने भुला दिया, उसको इसने दरकिनार कर दिया। इसने तीसरी दुनिया के जो सवालात हैं कि किस तरह से ये कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म के असर से ये सब दबे हुए हैं, किस तरह से क्लास का रिलेशनशिप है, किस तरह से इनके कंट्रीज के अंदर में एक डोमिनेंस है सुपर पावर्स का, ये तमाम इश्यूज को जो बिहेवियरल अप्रोच था उन्होंने उसको क्या किया, दरकिनार कर दिया, उसको उन्होंने ओवरलुक कर दिया। और उनकी जो स्टडीज थी वो बहुत हद तक जो उनके फंडर्स थे, जो उनकी गवर्नमेंट जो उनको सपोर्ट करते थे, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टडी किया। और उन लोगों ने क्या किया कि एक स्कॉलरशिप का जो काम होता है कि समाज में बदलाव लाए, एक स्कॉलरशिप का काम होता है कि न्याय के लिए बोले, एक जो कंसर्न स्कॉलरशिप था वो कंसर्न स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं बिहेवियरल अप्रोच के अंदर में नहीं दिखा, क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच वाले लोग कहते थे कि हम ऑब्जेक्टिव हैं, हम वैल्यू न्यूट्रल हैं, हम जो है क्या सही और क्या गलत है, नॉर्मेटिव सवाल को हम नहीं उठाएंगे। लेकिन नॉर्मेटिव सवाल जो होते हैं इंसान की जिंदगी से कभी जाते नहीं हैं, और इसलिए थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव कहता है कि आप पावर रिलेशंस के बारे में बात कीजिए, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कीजिए, आप इनइक्वालिटी जो वर्ल्ड लेवल पे है, जो तीसरी दुनिया और सुपर पावर के बीच में, उसके बारे में बात कीजिए, आप डेमोक्रेटिक चेंज के लिए बात कीजिए, आप सोशल चेंज के लिए बात कीजिए, हैव्स एंड हैव्स नॉट के लिए बात कीजिए, आप क्लास एंगल के लिए बात कीजिए। और स्कॉलरशिप जो कभी भी होगा वो कभी भी आइवरी टावर में नहीं हो सकता है। स्कॉलरशिप जो होता है वो कंसर्न स्कॉलरशिप होगा, यानी आप जिसके लिए रिसर्च करते हैं, जिसके बारे में रिसर्च करते हैं, आप उनके दर्द दुख और उनके बारे में भी सोचें, वो सिर्फ आपका एक करियर तक ही नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से कैसे देखें। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, आप एनालिसिस कीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आप क्या समझते हैं, या सवाल आता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थर्ड वर्ल्ड के नजरिए से कैसे होते हैं, तो इन तमाम आंसर्स के बीच में आप इस आज के लेक्चर को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ख्याल रखिए कि सवाल में जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट्स में जरूर डालिए, और आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे, इससे रिलेटेड मैं किसी और चीज़ पे बात करूं, तो वो भी आप कमेंट्स में आप उसको डाल सकते हैं। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैंने जो भी लेक्चर्स डाले हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप कमेंट कीजिए, आपको और सब क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आपके कोई सुझाव हैं वो भी मुझे दीजिए। और अगर मुझसे कोई कमी रह गई है, कोई चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी मुझे बताइए। और इस तरह से आइए हम साथ में मिलके पढ़ते हैं, लिखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।